साईराम बच्चों, आज की कक्षा के लिए आप लोगों को प्यार भरा स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा का पहला पाठ देशभक्ति युक्त पद्य मातृभूमि को देखा है। मतलब उसके कवि अथवा रचयिता कौन है, भगवती चरण वर्मा जी का परिचय ले लिया है और कवि का यह पद्य प्रस्तुत करने का आशय और उद्देश्य को भी हमने देख चुका है। उद्देश्य आपको मालूम है कि बच्चों में क्या है, भारत देश यानी कि अपने अपने मातृभूमि या वतन के विशेषता के बारे में बताते हुए छात्र अर्थात विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति या देश प्रेम इसको जगाना इस कविता का प्रधान उद्देश्य है। तो कवि भी एक अच्छे देशभक्त हैं। यहाँ कुछ सामासिक शब्द आते हैं बच्चों कि देश प्रेम अथवा देशभक्ति, इसके अंदर कौन सा समास है? इसके अंदर क्या है, तत्पुरुष समास। कैसे हम विच्छेद करते हैं आपको मालूम है, लिख लीजिए अपने प्रश्नोत्तरी पुस्तक में देश प्रेम। यहाँ क्या आता है, देश प्रेम माने किसके प्रति, यार ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ। यहाँ मतलब ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಶಬ್ದಗಳ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, तत्पुरुष समास। सो कैसे विग्रह करना, देखिए देश के लिए प्रेम क्या लिख सकते हैं, देश के प्रति अथवा देश के लिए प्रेम, देश के प्रति अथवा देश के लिए क्या है, प्रेम। कौन सा समास आता है बच्चों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है। आगे आप चलते चलते समास के बारे में पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा मैंने 9th कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ देखा है। आगे देश प्रेम अथवा देश के लिए क्या है, भक्ति, इसे देशभक्ति कहते हैं। वह भी क्या होता है, तत्पुरुष समास। चलो बच्चों, आज आप लोग प्रश्नोत्तरी ओपन करके सामने बैठ लिए होंगे, मैंने सोचा। तो अब मैं पद्य का पहला ढांचा पढ़ती हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम माने बहुत भक्ति से, देशभक्ति से युक्त कवि इस कविता को प्रस्तुत करते हैं। पहले ढांचा अथवा अनुच्छेद में, पैराग्राफ में कवि भारत देश माने भगवती चरण वर्मा जी एक भारतीय हैं। इनके मातृभूमि अथवा जन्मस्थल अथवा मदरलैंड में को वहाँ की विशेषता अथवा क्या बोलते हैं, महानता, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तुम्हें शत शत, शत माने नूरू, 100, शत माने नूरू, शत माने नूरू, 100 बोलते हैं, शत शत बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का अर्थ क्या है, अंग्रेजी में सैल्यूट बोलते हैं, कन्नड़ में वंदना। सब भारत देश को अथवा मातृभूमि को कवि क्या करता है, प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तुम अमरों की जननी हो। तुम क्या हो, अमरों की जननी हो। अमर मतलब क्या है, अमर जो मृत्युहीन, शब्दार्थ क्या है, मृत्युहीन अथवा जिसको मरण ना हो, कभी भी वो मर नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं, अमर। अमर शब्द का विलोम शब्द पहले आप लिखा हुआ होगा, अमर विलोम शब्द मर, क्या होता है, मर। भारत माता यानी कि मातृभूमि को कवि कहते हैं अमरों की जननी है, क्योंकि मातृभूमि ने क्या किया है, महात्मा गांधी जी, बुद्ध और श्री राम जैसे महान व्यक्तियों को अपने गोद में, गर्भ में जन्म दिया है।
इन लोगों को हम महान कैसे कहते हैं? इन लोगों ने क्या किया है, भारत देश की महानता अथवा विशेषता अथवा कीर्ति जो है उसे चारों दिशाओं में क्या किया है, फैलाया है। तो भारत देश की कीर्ति आपको मालूम है, ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗದವರೆಗೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಎನಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮುಂತಾದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ऐसे महान कार्यों करने वाले लोगों को महात्मा कहते हैं. जैसे महात्मा गांधी जी, बुद्ध, राम ने जो जो किया है आप लोगों ने सुना होगा. तो उनका महान कार्य के लिए हमें माने वो महान कार्य करने के लिए उनको मौका देने वाली कौन थी? मातृभूमि अर्थात भारत माता. इसलिए मातृभूमि ऐसे महान लोगों से कार्य करवा के आज उन लोगों को आप अपने हृदय में सोने के लिए स्थान दे बैठी है. इसलिए मैं तुम्हें क्या कहती हूँ? अमरों की जननी कहती हूँ. इसलिए मैं तुम्हें 100 बार, शत बार अथवा 100 बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ. 100 माने कितना? 100. तो यहाँ कुछ शब्द है. शायद माने अर्थ क्या है? स्लेप्ट. क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्लेप्ट. माने हिंदी में सोया हुआ, मलगिरुआ. क्या बोलते हैं कन्नड़ में? मलगिरुआ कहते हैं. तो यहाँ भारत माता के तेरे उरु में माने मातृभूमि के, उरु माने अर्थ क्या है? हृदय. उरु शब्द का अर्थ क्या है? हृदय अथवा कलेजा, सीना, छाती आदि बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं अंग्रेजी में. सो ऐसे कवि पहले ढांचे में भारत माता का विशेषता का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं. एक बार मैं भावार्थ बोलते हूँ बच्चों, आप सुन लीजिए, बाद में मैं उसे भिजवाती हूँ. यहाँ कुछ प्रश्न आप लिख सकते हैं. जननी शब्द का अन्य लिंग क्या है? जननी शब्द का अन्य लिंग क्या है? जननी माने माता, ताई. अन्य लिंग पिता, माता पिता होता है. जननी क्या होता है? जनक. प्रश्न लिख लीजिए, जननी शब्द का अन्य लिंग क्या है? अर्देश प्रेम में कौन सा समास है? दूसरा प्रश्न. तीसरा प्रश्न, भारत मातृभूमि के उरु में कौन कौन शायित हैं? मातृभूमि के उरु में कौन कौन शायित हैं? सो एक बार इसका भावार्थ हम पढ़ लेते हैं बच्चों. हे मातृभूमि, तुम्हें मैं शत बार प्रणाम करता हूँ. इस तरह प्रस्तुत कविता मातृभूमि में कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं. तुम अमरों की जननी हो. तुमने अपने गोद में महात्मा गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान व्यक्तियों को जन्म दिया है और उनके द्वारा अपनी कीर्ति पताका को चारों दिशाओं में फहराने का महान कार्य किया है. और ये लोगों ने अपना कार्य करके, सत्कर्म करके तुम्हारे हृदय में जगह ले लिया है. ऐसे महान लोगों की माता तुम होने के कारण मैं तुम्हें शत बार प्रणाम करती हूँ. अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ आपको यह पहला ढांचा अच्छा समझ में आया हुआ होगा. तो आगे हम दूसरा ढांचा देखते हैं. कवि दूसरे ढांचे में इस तरह मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं. हमारे वतन अथवा जन्मभूमि, मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? जन्मभूमि. अपने अपनी जन्मभूमि में जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, सहज बात है. तो भारत देश में प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है आप लोगों को मालूम है. फिर भी कवि उसकी विशेषता को इस तरह दूसरे ढांचे में वर्णन करते हैं.
हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का व्यापक धन, खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त से तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। दूसरे ढांचे में कवि इस तरह मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। बच्चों वहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले ढांचे में कवि मातृभूमि की विशेषता का वर्णन करते हैं, दूसरे ढांचे में कवि प्राकृतिक सौंदर्य का क्या है वर्णन करते हैं। यहाँ इसका शब्दार्थ नए शब्द हम दिखते हैं, हरे भरे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एवरग्रीन, मतलब सदा हसिरु वर्णदिंद कंगोलिसुवा। आप लिख लीजिए यहाँ हरे भरे। बच्चों आपको मालूम है द्विता शब्द में क्या बोलते हैं, एवरग्रीन अंग्रेजी, अथवा सदा हसिरिनिंद कंगोलिसुव, हसिरु हसिरिनिंद कूडिदा, ऐसा भी बोल सकते हैं, हसिरिनिंद कूडिदा। बच्चों यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। भारत देश क्या है, गरीब राष्ट्र है, यहाँ बहुत सारे कृषक अथवा किसान लोग हैं, तो यहाँ बहुत नदियाँ बहती हैं, यहाँ क्या है पानी का जो बाढ़ आता है अथवा पानी का फूटा रहता है, बहुत नदियाँ होने के कारण जो कृषक लोग अपनी जीवनी के लिए क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बहुत सारे खेत हैं, भारत के सब खेत, खेत माने फार्म, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फार्म, कन्नड़दल्ली ಹೊಲ गद्दे, खेत का अर्थ क्या होता है, ಹೊಲ अथवा गद्दे, फार्म, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फार्म। यहाँ काम करने वाले फार्मर अथवा क्या बोलते हैं रैता, अथवा क्या बोलते हैं खेती हारी, खेती बाड़ी करने वाला खेती हारी अथवा किसान बोल सकते हैं। एकल शब्द आता है तो आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए बच्चों हरे भरे, यहाँ एक व्याकरण है, द्विता शब्द के दो भेद होते हैं, क्या है द्विरुक्ति और शब्द युग्मा, अतः उसे क्या बोलते हैं शब्द युग्मक और जोड़ी पद कहते हैं। तो यहाँ देखिए कन्नड़ के जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा व्याकरण कम है। हरे भरे लिखने की हरे हरे नहीं लिखा, हरे हरे हम योजक चिन्ह लगा कर लिखते हैं तो वह क्या होता है द्विरुक्ति, जैसा कि वैसा लिखना वह द्विरुक्ति, लेकिन यहाँ हरे लिखे हैं फिर योजक चिन्ह लगाकर भरे लिखे हैं, सो इसलिए हम वह द्विरुक्ति नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बता सकते हैं, हाँ वही सही, क्या है वह शब्द युग्म है, शब्दों का जोड़ी है। तो यहाँ हरे भरे में हम क्या लिख सकते हैं व्याकरण में शब्द युग्म अथवा जोड़ी पद। तो कवि यहाँ कहते हैं भारत माता अथवा हे मातृभूमि तेरे खेत सब हरे भरे होकर हरियाली से भरकर सुहाने, अर्थ क्या है सुंदर, सुहाने लगते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, मनोहर हैं। वैसे यहाँ बहुत सारे वन और उपवन है, वन उपवन यह भी क्या है शब्द युग्म के लिए क्या है उदाहरण है। यहाँ क्या है वन माने फॉरेस्ट अथवा जंगल बोलते हैं, उपवन माने गार्डन अथवा उद्यान बोल सकते हैं, उद्यानवನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। ಸೊ यहाँ के सब वन उपवन ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು फल फूलों से भरे हुए हैं, विविध तरह के फल फूलों से क्या है भरे हुए हैं। तो कवि इसे देखकर क्या बोलते हैं आश्चर्यान्वित होकर कहता है हे मातृभूमि तेरे खेत सब हरे भरे सुहाने हैं और तेरे वन उपवन सब विविध फल फूलों से भरे हुए हैं। युत शब्दार्थ क्या है बच्चों, युत इसका अर्थ भरा, कूड़ीदा, इंक्लूड बोल सकते हैं अंग्रेजी में। सो कभी यहाँ कहते हैं फल, देखिए
फल फूल, यह पुल्लिंग शब्द है हिंदी के। फल अन्यवचन अथवा बहुवचन में फल ही रहता है, फूल वह भी नहीं बदलता, अन्यवचन में वैसा ही रहता है, फूल फूल फल फल। मालूम है बच्चों आपको फूल इसका विलोम शब्द क्या है? देखिए एक झाड़ी में गुलाब का फूल खिला हुआ है, उसकी रक्षा के लिए उस झाड़ी में ही कांटे हैं। क्या है? कांटे। इसलिए कांटे को हम स्पर्श करते समय वो हमें चुभता है, लेकिन फूल को हम स्पर्श करते समय ऐसा बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हम समझना चाहिए फूल इसका विलोम गुण रहने वाला विलोम शब्द कौन है? कांटा। फूल का विलोम शब्द क्या है? कांटा। इसके पहले आपको मालूम हुआ होगा, फिर भी लिख लीजिए, फूल विलोम शब्द क्या है? कांटा। कवि यहाँ मातृभूमि का वर्णन करते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे खेत सब हरे भरे रंग से सुंदर हैं, तेरे वन उपवन सब विविध फल फूलों से भरे हुए हैं। यहाँ एक प्रश्न लिख लीजिए बच्चों, पांच विविध विविध फल और फूलों का चित्र नाम लिख लीजिए। पांच फल और फूलों का नाम लिखकर मुझे भेजना चाहिए, लिख लीजिए अभी। और आगे कवि प्राकृतिक वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मातृभू तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। इस भारत देश में अथवा मातृभूमि तेरे गर्भ में, तेरे जमीन के अंदर कितना व्यापक, कितना विस्तार रूप से संपत्ति, कौन सी संपत्ति? खनिज संपत्ति। खनिज इसका अर्थ क्या है? मिनरल। खनिज माने क्या है? मिनरल अथवा क्या बोलते हैं? ವಿವಿಧ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂಥದ್ದು ಅಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಖನಿಜವನ್ನು ತನ್ನ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅಥವಾ ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ तेरे अंदर व्यापक खनिजों का संपदा भरा हुआ है और तू कितनी दयालु है कि अपने मुक्त हस्त से सब भारतीयों को अथवा सब तुम्हारे बच्चों को समानता से सुख संपत्ति धन धाम को क्या कर रही है? बहुत हर्षचित्त होकर बांट रही है। देखिए बच्चों, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया बांटना वर्ब अथवा क्रिया है, बंटाना बंटवाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? बंटाना बंटवाना, लिख लीजिए। यहाँ कुछ शब्द अर्थ है। धन माने संपत्ति, धन माने क्या है? संपत्ति। धाम माने घर, धाम माने क्या होता है? घर। धन माने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं. धन ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. सो धन धाम शब्दार्थ मालूम हुआ. यह भी शब्द युग्म का एक शब्द है. और कुछ समास इस पदों में, इस पद्य में आता है. तो बहुत सारा द्वंद्व समास, जैसे वन और उपवन, द्वंद्व समास का उदाहरण है. सुख और संपत्ति, धन और धाम, ऐसा क्या होता है? समास कौन सा? द्वंद्व समास. माने जिस सामासिक समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौण अथवा क्षुल्लक नहीं रहते हैं, उस समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास. तो समझ में आया? तो कभी दूसरे ढांचे में प्राकृतिक सौंदर्य, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि तुम समानता से सबको सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्त से क्या कर रही है? बांट रही है. इसलिए मैं तुम्हें 100 बार अथवा 100 बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ. यही इसका भावार्थ है. कुछ प्रश्न भी वहाँ मैंने दिया है, उसे आप क्या कर लीजिए? अच्छी तरह से पढ़कर अपने प्रश्नोत्तरी में लिख लीजिए. मैं इस 2 ढांचे का भावार्थ भेजती हूँ, आप उसे भी प्रश्नोत्तरी में कैसे लिखना मैंने बोला कल पिछली कक्षा में. पहले पद्य का
क्या है, हेडिंग अथवा शीर्षिका, उसके बाद कवि परिचय, उसके बाद पद्य का उद्देश्य लिखना चाहिए और नए शब्दार्थ लिखना चाहिए, उसके बाद भावार्थ, और आप अभ्यास में जाते हैं वहाँ प्रश्न हैं। अब हम बीच बीच में जो प्रश्न देते हैं उसी को भी आपको लिखना पड़ता है, उसी पाठ के एक और आप लिख लीजिए, लेकिन चित्त मत मतलब गलती मत करिए, वहाँ क्या है लिख कर काटना, ऐसा भी रबड़ना ऐसा नहीं करिए, वह अच्छा दिखना चाहिए। सो फिर एक बार आज बच्चों हमने क्या पढ़ा है एक बार देखते हैं। मातृभूमि यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, जन्मभूमि। मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है, श्री भगवती चरण वर्मा। पहले ढांचे में वे मातृभूमि के विशेषता अथवा वहाँ मातृभूमि के लिए कार्य करके अपनी महानता को फैलाने वाले महान लोगों को याद करते हैं। जैसे यहाँ भारत देश की अथवा मातृभूमि की विशेषता क्या है, महान लोगों ने जन्म लेकर भारत माता के तरक्की अथवा प्रगति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, कार्य किया है। जैसे महात्मा गांधी, बुद्ध और राम, उनके कारण भारत माता स्वतंत्र हुई और प्रगति पा चुकी है। आज वे क्या है, अमर बने हैं, वे माता के हृदय में सोए हुए हैं, उनको याद करना हमारा परम कर्तव्य होता है। दूसरे ढांचे में कवि ने मातृभूमि का क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जैसे हमें उसे याद दिया है, हमारे भारत देश में अथवा मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। यहाँ के सब खेत हरियाली से सुशोभित है, हरे भरे रंग से सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के सब वन उपवन सब विविध फल फूलों से भरकर हरियाली से सुशोभित हैं। और मातृभूमि के ज़मीन के अंदर विविध तरह के खनिज संपदा का व्यापक विस्तार रूप भरा हुआ है। सब भारतीयों को समानता से माता क्या करती है, सुख संपत्ति धन धाम को अपने मुक्त हस्त से हार्ली दिलदार रूप से क्या कर रही है, बहुत प्यार से बांट रही है। ऐसी माता को कवि क्या करते हैं, 100 बार शत बार प्रणाम करते हैं। और इनके साथ साथ हम भी क्या करना चाहिए, हमारा वतन होने के नाते हमें उसके प्रति अनुराग होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, हमें भी नतमस्तक होना चाहिए मातृभूमि के अंदर सामने। अच्छा बच्चों, समास, शब्दार्थ, संधि, विलोम शब्द, अन्य लिंग, अन्य वचन सबको आपने लिखा हुआ होगा इस 2 ढांचे में। अच्छा, आज के लिए काफ़ी है। साईं राम।